नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल साइंस कंसेप्ट बाय प्रवेश को स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज डिस्कस कर रहे हैं सेल के बारे में। ठीक है, सेल के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया है और उसी सीक्वेंस में आज हम अगली वीडियो देखेंगे। ठीक है, या फिर अगला लेक्चर देखेंगे। अब इससे पहले हमने डिस्कस किसका किया था? माइटोकॉन्ड्रिया किया था। तो चलिए हम थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आपको रिवाइज करा दे रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है। हमने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिका का अंग है, यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स है। क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, अब इसकी हमने स्ट्रक्चर देख ली थी। क्या देख ली थी? स्ट्रक्चर देख ली थी। स्ट्रक्चर में क्या देखा था हमने कि डुअल मेम्ब्रेन बाउंड है। कैसा है? ये डुअल मेम्ब्रेन बाउंड है। ये क्या प्रूव करता है कि डुअल मेम्ब्रेन बाउंड है? ये डुअल मेम्ब्रेन बाउंड ये प्रूव करता है कि ये केवल यूकेरियोटिक सेल में पाया जाता है ना? किस में पाया जाता है? केवल यूकेरियोटिक सेल में पाया जाएगा, और यानी प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया। क्यों? क्योंकि डुअल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, अब फिर हमने बताया था किस पे, यानी कि डुअल मेम्ब्रेन है। डुअल का मतलब 2 वाली लेयर। कैसी लेयर? 2 लेयर। तो जो हमारी 2 लेयर में बाहर वाली होती है आउटर मेम्ब्रेन और अंदर वाली होती है इनर मेम्ब्रेन। कौन सी होती है? इनर मेम्ब्रेन। तो जो आउटर मेम्ब्रेन तो हमारी यानी प्रोटेक्शन का वर्क करती है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्या हो जाती है? फोल्ड होती है। क्या हो जाती है? फोल्ड हो जाती है। फोल्ड होकर के हमने आपको बताया था कि इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनती हैं। कैसी स्ट्रक्चर बनती है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनती है। उन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, फिर उन क्रिस्टी पे कुछ क्या होते हैं, यानी कि राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे स्ट्रक्चर होती हैं? राउंडेड स्ट्रक्चर होती हैं। अब इन्हीं राउंडेड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? ये तो बाकी हमने देख ही लिया। उन राउंडेड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ऑक्सीसोम कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको? हम ऑक्सीसोम कहते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऑक्सीसोम का फंक्शन क्या होता है, या फिर ये ऑक्सीसोम क्या होता है। ठीक है, तो ऑक्सीसोम कुछ नहीं होता। जैसा हमने पहले बताया कि ये केवल राउंडेड स्ट्रक्चर होती है। वो कहाँ पर पाई जाती है? क्रिस्टी के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, बट इसका फंक्शन क्या होता है? इसमें कुछ होते हैं बायोकेमिकल, और बायोकेमिकल क्या हो सकते हैं? एंजाइम। एंजाइम इज अ बायोकेमिकल। क्या होते हैं? एंजाइम, बायोकेमिकल। तो ठीक उसी प्रकार से ऑक्सीसोम में क्या होते हैं? कुछ एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। अब उन एंजाइम्स का फंक्शन क्या होता है? वो क्या फंक्शन होता है? आपको पता है एंजाइम का फंक्शन क्या होता है? तो आप बताओगे डाइजेशन। ठीक है, बट डाइजेशन तो होता ही है। ठीक है, बशर्ते यानी कि डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए, या यानी कि जो जीवों के शरीर में जो रिएक्शन होती है उनके लिए डिफरेंट टाइप के एंजाइम होते हैं। ठीक उसी तरीके से एक प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन। तो श्वसन के लिए जो एंजाइम होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? वो ऑक्सीसोम में पाए जाते हैं। ठीक है, और श्वसन से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, और इसी एनर्जी से हम दैनिक जीवन में रोज काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यही आप देख लो कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। वो कैसे बना रहा हूँ? वो इसी से बना रहा हूँ, यानी कि मेरे को मैंने पहले क्या खाया है? भोजन खाया है। ठीक है, तो उससे मेरे को क्या मिली है? एनर्जी मिली। एनर्जी कैसे मिली है? ऑक्सीडेशन से। और वो ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ है? माइटोकॉन्ड्रिया। वो किसके द्वारा हुआ है? ऑक्सीसोम में पाए जाने वाले एंजाइम से। इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, और हमें एनर्जी मिलती है, तो इसीलिए इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोल देते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, एनर्जी किसकी फॉर्म में होती है? एटीपी के फॉर्म में होती है। तो एटीपी को हम क्या बोल देते हैं? करेंसी ऑफ द सेल। इतना हमने सबसे पहले डिस्कस कर लिया था। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं किसका? कि फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट कर ले रहे हैं। फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन क्या होते हैं? देखिए, इसके 2 मेजर फंक्शंस होते हैं। बाकी फंक्शंस उसको होते हैं। मेजर फंक्शन क्या होते हैं? कि रेस्पिरेशन प्रोसेस occurs in the mitochondria, in the
माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब वो किस में कैसे कैसे होता है वो प्रोसेस मैंने आपको बता दी। ठीक है, चलो हम चेन में बता दे रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, क्रिस्टी होते हैं। ठीक है, अब ये बनते कैसे हैं, इन्वेजिनेशन ऑफ इनर मेम्ब्रेन, इन्वेजिनेशन ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर वाली क्या होती है, वॉल होती है, उसकी इन्वेजिनेशन से यानी उसके फोल्ड होने से, ठीक है, क्या बनता है, क्रिस्टी। अब इस क्रिस्टी पे क्या होता है, चलो मैं ब्लू मार्क यूज कर ले रहा हूं, इस क्रिस्टी पे क्या होता है, राउंडेड स्ट्रक्चर, क्या होते हैं, ऑक्सीसोम्स होते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीसोम्स कैसे है, ये राउंडेड है, कैसे है, ये राउंडेड स्ट्रक्चर है, राउंडेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, राउंडेड स्ट्रक्चर में देखो इनमें होते हैं क्या, बायोकेमिकल, क्या होते हैं, बायोकेमिकल होते हैं, क्या होते हैं, बायोकेमिकल। अब बायोकेमिकल कौन से बायोकेमिकल होते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, उनको हम बोलते हैं एंजाइम्स। ठीक है, इन्हीं बायोकेमिकल से क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कौन सी मैकेनिज्म होती है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल। ठीक है, किसके द्वारा होती है, एंजाइम्स के द्वारा होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल्स, फिर हमें इससे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, क्या मिलती है, एनर्जी। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो हमें क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, इस जो पूरी जो प्रोसेस हो गई इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपको रेस्पिरेशन की डेफिनेशन भी पता चल गई, कैसे चल गई, कि ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मटेरियल्स बाय द हेल्प ऑफ बायोकेमिकल्स दैट कॉल्ड एज रेस्पिरेशन, यानी कि फूड मटेरियल्स का ऑक्सीडेशन होता है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, श्वसन या फिर रेस्पिरेशन कहते हैं। फिर इससे हमें क्या मिलता है, रेस्पिरेशन के थ्रू हमें मिलती क्या है, एनर्जी मिल रही है, क्या मिल रही है, ये हमें एनर्जी मिल गई। ठीक है, अब ये एनर्जी क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूज कर लेते हैं, जैसे हम रोज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था, जस्ट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये मेरी वॉइस जो निकल रही है वो किससे निकल रही है, एनर्जी से निकल रही है। कैसे, एनर्जी से। बाकी मैं आपको जो सामने एक्टिविटी कर रहा हूँ वो क्या है, सब एनर्जी से। ठीक है, अगर मेरे अंदर एनर्जी नहीं होगी तो क्या होगा, ये सब में क्रियाएं या एक्टिविटी नहीं कर पाऊंगा। तो ये सब प्रोसेस कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पर हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेजर फंक्शन होता है वो यही होता है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल्स। ठीक है, अब हमें क्या मिला, अब ये एनर्जी मिल गई। अब एनर्जी किसकी फॉर्म में मिलेगी, ये एनर्जी हमको मिलेगी एटीपी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में मिलेगी, एटीपी के फॉर्म में मिलेगी। अब एटीपी का मतलब क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, क्या नाम होता है इसका, फुल फॉर्म इसकी क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब हम देख ले रहे हैं इसका और दूसरा फंक्शन क्या होता है, और जो हमारा दूसरा फंक्शन है इसका, ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन। ठीक है,
क्या करता है ये? हीमोग्लोबिन और हीमोसाइनिन की फॉर्मेशन करता है। अब ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि व्हाट इज हीमोग्लोबिन एंड व्हाट इज हीमोसाइनिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन आपका क्या होता है? जो ब्लड का कलर रेड होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। फिर एक और क्वेश्चन होगा व्हाट इज हीमोसाइनिन। ये हीमोसाइनिन ये दोनों ही क्या है? ये ब्लड पिगमेंट है, बट ह्यूमन जो बीइंग में होता है वो कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन। अब ह्यूमन बीइंग नहीं हम बोले, ह्यूमन बीइंग तो होता ही होता है, पर बशर्ते अदर मैमल्स जिनका कलर, जिनके ब्लड का जो कलर रेड है वो सब यानी किसके कारण रेड है? हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। बट सम कुछ इंसेक्ट्स होते हैं उनमें जो ब्लड पिगमेंट होता है वो क्या होता है? हीमोसाइनिन होता है, ठीक है। ये इसके दो क्या हो जाएंगे? इसके मेजर फंक्शन इसके हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो ऑर्गेनेल्स है सेल का वो हम डिस्कस कर लेना है, दैट इज प्लास्टिड। देखो प्लास्टिड के बारे में हम डिस्कस कर ले रहे हैं। प्लास्टिड को हम बोलते हैं लवक। क्या बोलते हैं? लवक बोलते हैं। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि व्हाट इज प्लास्टिड, यानी कि प्लास्टिड क्या होता है? ये भी क्या होता है? लाइक इस माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी क्या होता है? एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है। बट ये क्या होता है कि ये जो एनिमल सेल होती है उसमें क्या होगा? एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है, ठीक है। तो इट इज फाइंड ओनली प्लांट सेल। किसमें होगा? ओनली प्लांट सेल में ये पाया जाता है, ठीक है। एनिमल सेल में ये नहीं पाया जाता है, ठीक है। मैंने आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल में जब डिफरेंस बताया था तब मैंने इसको वहां पे बताया था कि क्या हो जाता है इसमें, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में यानी एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसका काम क्या होता है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया काम हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है। यानी कि इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया था? पावर हाउस ऑफ द सेल। अब इसका जो काम क्या होता है प्लास्टिड का, देखो आपने देखा होगा आपके चारों ओर क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं, ठीक है। प्लांट्स होते हैं। अब प्लांट्स में आपने प्लांट्स एक प्लांट्स आप ले लिए, ठीक है। देखो प्लांट्स की जो लीव्स है उसका कलर कुछ अलग है, उसका स्टेम है उसका कलर कुछ अलग है। फिर आप और ऊपर चलते हो, टॉप पर चलते हो, ठीक है। देन उसका फ्लावर है उसका कलर कुछ और है। फिर कहाँ पे लास्ट में क्या होता है? फ्रूट होता है, देन उसका कलर कुछ और है, ठीक है। तो ये जो कलर है वो कैसे हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्लास्टिड। कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्लास्टिड, ठीक है। तो इसके कलर के बेसिस पे प्लास्टिड के टाइप भी है, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? चलो हम देख रहे हैं इसकी डिस्कवरी किसने की थी, ठीक है। तो प्लास्टिड होता है, तो प्लास्टिड की डिस्कवरी एट फर्स्ट टाइम अर्नेस्ट हेकल ने की थी। किसने की थी? अर्नेस्ट हेकल ने की थी 1865 ईस्वी में, यानी कि 1865। बट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ठीक है, एक अदर साइंटिस्ट आए। कौन से? शिम्पर। कौन से आए? शिम्पर। तो 1885 ईस्वी में जो शिम्पर थे उन्होंने इसको क्या बोल दिया गया? प्लास्टिड बोल दिया। क्या बोल दिया? प्लास्टिड, ठीक है। चलो तो एट फर्स्ट टाइम प्लास्टिड was discovered by Ernest हेकल। किसने? अर्नेस्ट हेकल। तो ये क्या होता है आपका? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि इसका साइंटिस्ट, ठीक है। बट आफ्टर सम टाइम, ठीक है, अभी अर्नेस्ट हेकल ने कब की थी वो भी आपकी सन मेंशन कर दे रहा हूँ, इन 1865। बट इतना सन साइंस में इंपॉर्टेंसी नहीं रखती है, ठीक है। तो इसका बेसिस ध्यान रखें वो किस पे है, यानी नॉलेज के लिए होता है, ठीक है सब। बट ये जरूर पता होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम जो डिस्कवरी किसने की थी, तो वो किसने की थी? अर्नेस्ट हेकल ने, ठीक है। बट आफ्टर सम टाइम,
सम टाइम, ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय बाद। एक हमारे अदर साइंटिस्ट थे, वो थे शिम्पर। कौन थे? शिम्पर थे। तो शिम्पर ने जो 1885 में यानी 1885 में इसको क्या बोल दिया गया? प्लास्टिड कह दिया, ठीक है। वो स्ट्रक्चर उसने जो डिस्कवर की थी उस स्ट्रक्चर का नाम क्या दे दिया गया? प्लास्टिड कह दिया गया, ठीक है। यानी कि बट आफ्टर सम टाइम, अब in 1885, ठीक है, द प्लास्टिड name was given by Schimper। किसने दिया था प्लास्टिड नेम? ये शिम्पर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या नाम दे दिया गया? प्लास्टिड। तो ये दोनों ही आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो प्लास्टिड की डिस्कवरी किसने की थी, तो कुछ कुछ उसमें शिम्पर लगाए थे, बट इट इज इनकरेक्ट आंसर। वो क्या बताना है आपको? क्या बताना है? अर्नेस्ट हैकेल। बट अब ये पूछा जाए कि जो प्लास्टिड नेम किसने दिया था, तो वो किसने दिया था? दैट इज शिम्पर। किसने दिया था? शिम्पर ने वो नाम दिया था, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन, यानी कि ये कितने कितने टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ठीक है। किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ कलर द प्लास्टिड डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, यानी कि रंग के आधार पे जो हमारे प्लास्टिड्स होते हैं यानी लवक होते हैं, उनको 3 भागों में बांटा गया है। जस्ट मैंने इससे पहले आपको बताया था कि प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबल प्लास्टिड, ठीक है। चलो हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ कलर प्लास्टिड डिवाइडेड into 3 टाइप्स। कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया उसको? 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। अब वो 3 टाइप्स कौन कौन से हैं, ठीक है, यानी किसके बेसिस पे है? कलर के बेसिस पे है, ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान रखें कि आपको अगर पूछ ले जाए जो यानी कि प्लास्टिड का जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पे है, यानी कि तो आप क्या बताओगे? ऑन द बेसिस ऑफ कलर, यानी रंग के आधार पर है, क्योंकि हरा पत्तियों का रंग होता है हरा, ठीक है, तो हरा होता है। और फल का रंग होता है कैसा भी हो सकता है, पीला हो सकता है, लाल हो सकता है। फ्लावर का रंग कैसा भी होता है, फ्लावर का लाल भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके बेसिस पर उसमें अलग लवक होगा, इसमें अलग लवक होगा फ्रूट में, और इसमें अलग अलग लवक होगा किसमें, यानी पत्तियों में अलग होगा, ठीक है। तो वो देख ले रहे हैं। तो आप क्या बताओगे कि ऑन द बेसिस ऑफ कलर, किसके आधार पर उसको डिवाइड किया गया है? कलर के आधार पर डिवाइड किया गया है, ठीक है। चलो वो कौन कौन से हैं? पहला है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इसको हम बोलते हैं हरित लवक। क्या बोलते हैं? हरित लवक। दूसरा बोलता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट इसको हम बोलते हैं वर्णी लवक। तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट इसको हम बोलते हैं अवर्णी लवक। अवर्णी लवक, ठीक है। ये किसके आधार पे है? कलर के आधार पे है, ठीक है। चलिए थोड़ा स्पेस बना ले रहे हैं। अब हम क्या देख रहे हैं? क्लोरोप्लास्ट देख ले रहे हैं, यानी कि क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्या
क्लोरोप्लास्ट। इसका नाम क्या है, हिंदी नाम हरित लवक। तो आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, हरित का मतलब होता है हरा। तो इससे क्या प्रूव होता है, इससे प्रूव होता है कि जितने भी प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट्स हैं, कैसे पार्ट्स हैं, ग्रीन पार्ट्स, उसमें क्या होगा, उसमें एक क्लोरोप्लास्ट होगा। इसको हम क्या बोल रहे हैं हिंदी में, हरित लवक कहते हैं। आगे समझ में। तो इसमें क्या कैसे लिखेंगे, यानी कि इट इज present in all green parts of the plant। यानी कि जितने भी ग्रीन पार्ट्स हैं उसमें क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। एग्जाम्पल में लीफ, क्या होगा, लीफ होगा, और स्टेम भी होता है। स्टेम मतलब तना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हरित लवक होता है, यानी क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। अब बात आती है कि क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है, ठीक है। बट ये क्लोरोप्लास्ट का कलर हरा क्या होता है, ठीक है। तो एक आपने पिगमेंट सुना होगा, उसका नाम है आपका क्लोरोफिल। क्या नाम है उसका, क्लोरोफिल। तो आपने सुना होगा या पढ़ा भी होगा, क्योंकि आप यू आर मोस्ट जीनियस देन मी, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा कि पत्तियों का रंग किसके कारण हरा होता है, क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। बट आपका क्लोरोफिल ऑप्शन नहीं हो, वहां पे हरित लवक हो, तब क्या होगा, तब आपका हरित लवक सही होगा। क्योंकि जो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट का जो कलर होता है ग्रीन, वो किसके कारण ग्रीन होता है, दैट इज क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट contain chlorophyll, है ना, which is responsible for green color of क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट के जो ग्रीन कलर के रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, क्लोरोफिल। आगे समझ में, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी कि हरित लवक की संरचना, ठीक है। अब इसका आपका थोड़ा सा डायग्रामेटिक तरीके से बताएंगे, है ना। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, अब हम इसके बारे में देखो, हम ओवरव्यू थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। देखो ये हरित लवक कैसा होता है, एक डुअल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होता है। कैसा होता है, डुअल मेम्ब्रेन, यानी कि इसके चारों ओर जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही क्या होती है, यानी कि डबल लेयर होती है। और वो लेयर क्या होती है, वो आपने पहले पढ़ लिया है, क्या बोलते हैं उसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो वो कैसी होती है, डबल होती है ना। तो ये डुअल मेम्ब्रेन, अब इसके अंदर कुछ जेली लाइक मटेरियल्स होता है, इसमें कुछ अंदर कुछ यानी कि मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है। उन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, थाइलेकोइड कहते हैं। अब यही थाइलेकोइड्स क्या हो जाती है, एकदम अरेंज हो जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाएंगी, यानी स्टैक की फॉर्म में अरेंज हो जाएंगी। देन वो होल स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, ग्रेना बन जाएगी, ठीक है। चलिए हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे इसका। ये डुअल मेम्ब्रेन बन गई। इसमें क्या हो गया, इसमें मैंने ये जो ब्लू कलर का क्या भर दिया, अभी जो मैंने आपको बताया था जेल लाइक मटेरियल्स, उसको हमने क्या बोल दिया, स्ट्रोमा बोल दिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के केस में हम इसको क्या कह रहे थे, मैट्रिक्स, बस चीज यही थी, थोड़ा सा उसका नेम चेंज हो जाता है ना। तो इसका नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रोमा, ठीक है,
स्टोमा। फिर इसके अंदर मैंने आपको बताया था कुछ कैसी स्ट्रक्चर है, कुछ अदर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। उन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, थाइलेकोइड कहते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया, ए थाइलेकोइड ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, है ना। ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये हमारी क्या है, ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक और मेम्ब्रेनस बना ली। बट मैंने आपको ये बताया था कि ये क्या होती है, एक दूसरे पर अरेंज होती है। कैसे होती है, अरेंज होती है। चलो यहाँ पे हमने ये अरेंज कर ली, एक और अरेंज कर ली, फिर ये तीसरी अरेंज कर ली। यहाँ पे अभी मैंने जस्ट इसी प्रकार यहाँ पर अरेंज कर ली, फिर यहाँ पर अरेंज कर ली, फिर यहाँ पर अरेंज कर ली। जस्ट इसी प्रकार मैंने यहाँ पर अरेंज कर ली एक, फिर यहाँ पर अरेंज कर ली, है ना। ये यहाँ पर अरेंज कर ली, यहाँ पर। ठीक है, अब इनको मैंने क्या कर दिया, जॉइंट कर दिया। ठीक है, देखो ये मैंने इसको एक लेयर से ए जॉइंट कर दिया। जैसे कि यहाँ पर भी एक है, ऐसे ऐसे करके, तो इनको मैंने क्या कर दिया, एक लेयर के थ्रू क्या कर दिया, जॉइन कर दिया। ठीक है, ये पूरी क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अब हम इनका नाम देख रहे हैं। ये क्या हो जाएगी हमारी डुअल मेम्ब्रेन, डुअल मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और डुअल में कौन सी होगी आपकी, एक तो कैसी होगी, आउटर होगी और दूसरी इनर होगी। ठीक है, यानी कि ये टोटल तो क्या है, डुअल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और बाहर वाली ये हमारी क्या हो जाएगी, आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगी, अंदर वाली ये इनर मेम्ब्रेन हो जाएगी। ठीक है, अदर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है इसमें, वो क्या है हमारी थाइलेकोइड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसमें, ये थाइलेकोइड हो जाएगा, ये थाइलेकोइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये थाइलेकोइड्स मैंने आपको बताया था क्या होती है, ये एक स्टैक्स के रूप में अरेंज होती है, यानी एक दूसरे के ऊपर अरेंज होती है। और जो अरेंज होकर के जो स्ट्रक्चर बनती है उसका नाम क्या है, ग्रेना होता है। क्या नाम होता है, ग्रेना। तो ये क्या बना है, देखो ये एक दूसरे से थाइलेकोइड अरेंज हो गई हैं, तो यहाँ पे क्या बन गया है, ग्रेना। तो ये दोनों स्ट्रक्चर हमारी क्या हो जाएंगी, ग्रेना हो जाएंगी। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें एक जेली लाइक मटेरियल होता है। ठीक है, तो ये वाला जेली लाइक हमारा मटेरियल है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा इसको बोलेंगे। अब ये जो ग्रेना है वो एक दूसरे से एक लेयर के द्वारा या एक मेम्ब्रेन जैसी स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, लैमेला। क्या बोलेंगे, लैमेला। देखो ये ग्रेना, मान लिया मेरा ग्रेना नंबर 1, ये ग्रेना नंबर 2, ये ग्रेना नंबर 3 और ये 4 और ये 5। ठीक है, नंबर होते नहीं है बट आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर दी। ठीक है, बट ये दोनों ग्रेना है, ये किससे कनेक्ट है, एक यानी कि एक कनेक्शन से कनेक्ट है, एक बीच में एक कनेक्शन है वाला। ठीक है, या एक मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं लैमेले। क्या हम इसको बोल रहे हैं, लैमेले। ठीक है, देखिए इनका कोई नाम नहीं है हिंदी में भी, इनका नाम स्टोमा और लैमेली और थाइलेकोइड और ग्रेना ही है, अदर इसका कोई हिंदी में नाम नहीं है। ठीक है, अब ये स्टैक्स लाइक स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, हम इसको क्या बोल रहे हैं। अब ये जो ग्रेना होती है, ये ग्रेना किसके अरेंजमेंट से बना है, थाइलेकोइड के अरेंजमेंट से बना है। तो जो ग्रेना की यूनिट क्या हो जाएगी, थाइलेकोइड इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, और ये जो पूरा है क्लोरोप्लास्ट, ये जो पूरा है बना किसका, देखो इसमें है क्या, स्ट्रोमा है, बाकी इसमें मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी क्लोरोप्लास्ट की, जो पूरी यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, थाइलेकोइड। क्या हो जाएगी, थाइलेकोइड। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, थाइलेकोइड इज द यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, या हरित लवक की इकाई को हम थाइलेकोइड कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे फिर इसमें नोट डाउन भी करेंगे। अभी इसको यानी कि डायग्राम के तरीके से देख लेते हैं, फिर आगे इसमें नोट डाउन भी करेंगे। चलिए थोड़ा स्पेस बना लेना और इसको लिखने के लिए।
some carotenoid pigment present in the thylakoid, है ना, that called as क्वांटासोम। क्या बोलते हैं हम इसको? क्वांटासोम कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? क्वांटासोम कहते हैं। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी क्वांटासोम की? पार्क एंड बिगिंस, ये दो साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो आप विशेष ध्यान रखना कि पार्क एवं बिगिंस, ये आपको यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पार्क एवं बिगिंस नामक साइंटिस्ट ने किसकी खोज की थी? क्वांटासोम की खोज की थी। और वो क्वांटासोम कहाँ पाए जाते हैं? वो क्वांटासोम थैलेकॉइड्स में एक पिगमेंट होता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देख ले रहे हैं। तो देखिए इस सब चीज से हमने क्या सीखा? इस सब चीज से सीखा कि इसमें क्या पाया जा रहा है? क्लोरोफिल पाया जा रहा है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो रिएक्शन होती है या जो मैकेनिज्म होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्लोरोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि प्लास्टिड थे, उन प्लास्टिड में कौन सा जो पिगमेंट है वो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्लोरोप्लास्ट। जैसे कि हमने पहले बताया था डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन, है ना। तो लास्ट फाइनल क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि हमने पढ़ा था ना फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कितनी? डार्क और लाइट, ठीक है। चलिए अब हम देख ले रहे हैं फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन क्या होते हैं? जैसे कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया देखे थे, ठीक है। फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी कि हरित लवक के कार्य क्या क्या हैं। तो पहला फंक्शन आपका ये ऊपर ही लिखा है, कौन सा वाला है? ये है, ठीक है। या जस्ट पहले हमने इसको बताया ही था। तो फोटोसिंथेसिस इज द मेन फंक्शन ऑफ इट, यानी कि जो सबसे जो मेन काम है इसका वो क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है? इसमें CO2 किस में कन्वर्ट होती है? ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट होती है? ग्लूकोज में। तो हम यहाँ पे अगला जो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होती है कि नहीं होती है? अब ये कार्बोहाइड्रेट किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? ठीक है, किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? वो स्टार की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। This carbohydrate stored in leaves। कहाँ पे स्टोर होता है? लीव्स में होता है ना, एज स्टार्च। किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। तो ये इसके क्या हो जाएंगे? मेजर फंक्शंस हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी।
आप देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।